गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक में नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में कितने आते हैं, जेई एडवांस में कितने आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपको कि नीट के लिए यहाँ पे नीट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 3 भी पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और मेन में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन पूछे, कभी कभी 2 भी पूछे जाते हैं, पूछे गए भी है। ठीक है, तो ये बारे में बात करेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया में कोई 2 बॉडी ले लो, जैसे हमने ये 2 बॉडी को ले लिया, तो ये 2 बॉडी को लिया तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। 2 मास अगर आ गए तो वो अट्रैक्शन होना ही है। अलग बात है कि महसूस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभी देखो ये ले लिया और अर्थ है, धरती माता है, धरती माता इसको नीचे लेके चली जाती है, धरती माता इसको नीचे लेके चली जाती है। ठीक है, जैसे ये रखा बॉडी तो ये गिर जाता है, ठीक है, नीचे ये छोड़ा तो ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो अर्थ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो भाई ये दोनों बॉडी क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, दिख क्यों नहीं है, होते तो है ही लेकिन दिख क्यों नहीं रहे, ये भी बात आगे क्लियर होगा, इसमें बहुत सारा चीजें पड़ेंगी। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि नीट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेन 1 और जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 भी पूछे गए हैं और यहाँ भी 3 भी नीट में कभी पूछे गए हैं। ठीक है, ये मिनिमम इतने पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है बात न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, दोनों नाम से ही जाना जाता है। तो ये लॉ है क्या, ये बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ क्या कहता है समझते हैं। ये कहता है कि 2 मास अगर है, देखो ये फोर्स ग्रेविटेशन, ये ऐसे लिखते हैं, ये है m1 और ये है m2। ठीक है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो एवरी, इसका स्टेटमेंट अगर यहां पे लिख दूं, स्टेटमेंट की बात अगर करते हो, स्टेटमेंट लिख देता हूं कि स्टेटमेंट इसका क्या है, टू बॉडी इन द इनवर्स या एवरी बॉडी, एवरी मास इन द इनवर्स, यहां पे लिख देता हूं एवरी मास इन द इनवर्स, every mass in the inverse attract each other by a force which is directly proportional to product of mass, directly proportional to product of mass and inversely proportional to a square of distance between them। मतलब ये क्या कहता है लोग, देखो 2 प्रोडक्ट का मास, यहां पे मैंने लिखा है एवरी बॉडी इन द इनवर्स, 2 बॉडी अगर है तो उनके बीच अट्रैक्शन होना ही है, यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा नहीं है कि ये हमने लॉ बना दिया, यूनिवर्सल है। अदर एवरी बॉडी इन द इनवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस अगर r है इसके बीच का, ये अब यहां से आ जाता है F इक्वल टू क्या आ जाता है, यहां से कांस्टेंट एक आ जाएगा, G बोल देते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये है कि F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब यहाँ पे जी एक नया टर्म आता है, जी के बारे में देखो बात करेंगे अभी। ये जी आ गया नया टर्म, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फिक्स वैल्यू होती है, एकदम फिक्स होती है। इसकी वैल्यू अगर बात करते हो, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, यूनिट निकालना है तो निकाल ले, देख जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी स्क्वायर। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जी क्या होता है। ठीक है, इतना लिखिए, पहला चीज ये हो गई। अब समझते हैं कि भाई ग्रेविटेशन जो है, अभी जो हमने लॉ लिखा F इक्वल टू क्या लिखा, F इक्वल टू जी के बारे में बात कर लेते हैं पहले, जी के बारे में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या आया था भाई, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू क्या होती है बताइए। अभी जस्ट लिखा था 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो इसका यूनिट न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहां पे आएगा केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां पे केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करोगे तो डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो जी का डायमेंशन क्या होगा भाई, देखो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 फोर्स इंटू आर मतलब एल स्क्वायर लेंथ अपॉन m1 m2 मतलब m स्क्वायर। अब यहां से जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, m के पावर -1 हो गया, और एल क्यूब, और t के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, किसका डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 l। ये अब ये देखो, ये फिक्स वैल्यू होता है, ये शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, फिक्स वैल्यू है। देख लो, फिक्स्ड वैल्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज मीडियम, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू जो होती है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया क्या, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसका डायमेंशन क्या लिख लिया, m-1 l क्यूब t -2। अब इसका डेफिनेशन, कोई बोले कि भाई डिफाइन कीजिए कि जी क्या है। अरे जी को देख, ये इसके बारे में बताना है, सबको 1 1 पुट कर दो तो उसी फोर्स को बोलते हैं। मतलब देख, मास m1 m2 अगर 1 kg पुट कर दे और r इक्वल टू 1 पुट कर दे 1 मीटर, मतलब ये 1 kg हो गया और ये भी 1 kg हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर ले लिए, तो जो फोर्स लगेगा और उसकी देख लो, अब फोर्स क्या लगेगा, देख फोर्स किसके बराबर लगेगा, जी इक्वल टू क्या लगेगा एफ, या एफ इक्वल टू क्या लगेगा जी, मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन फोर्स लगता है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है भाई, तो ये क्या है आप बताएंगे कि कोई उसकी वैल्यू कितनी होगी। देख लो, 1 kg मास ले लिया, ये देखो सब एक एक ले लिए, एक, तो F इक्वल टू क्या बन गया जी, तो F इक्वल टू जी बन गया, तो इतना न्यूटन का फोर्स लगता है। मतलब 1 kg का मास है, ये भी 1 kg का मास है, 1 मीटर की दूरी पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है 1 kg के मास और 1 मीटर की दूरी पे, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये बात हमने कर लिया। अब बात करते हैं कि जी के बारे में हम बात कर चुके, अब थोड़ा सा ये समझते हैं क्या क्या चीजें इसके बारे में। ये m1 मास है, m2 मास है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, देख लो, प्रॉपर्टी ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? पहला पॉइंट, ये जो फोर्स लगता है, देख लो वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लगता है। और ये ऐसे ले लेते हैं F12 और F21। इसका मतलब क्या है? देख ले, F12 21 का मतलब क्या है? 21 F12 मतलब F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन 1 kg 1 ड्यू टू 2। F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 पे फोर्स क्या लग रहा है? तो ये जितना फोर्स है ये इधर खींचेगा, ये भी यही फोर्स है, यही वैल्यू होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो ये 10 न्यूटन से खींचा तो भी 10 न्यूटन से ही खींचेगा, दोनों 10-10 ये हो जाते हैं, सेम फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। और ये देखो पहला पॉइंट किसमें होगा? ये सेंटर टू सेंटर लगता है। कैसा लगता है? सेंटर टू सेंटर, दो बॉडी के सेंटर टू सेंटर लगता है, इसलिए इसको बोल देते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होगा? सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, कोई बोले कि इसका डायरेक्शन भाई क्या होगा? इसका डायरेक्शन कोई बोले, डायरेक्शन होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर। देख ले, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर, उनके सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग की ओर डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड ये होता है। और देख ले, इसके वजह से मतलब F12 का मतलब क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ रहा है क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के वजह से ये उसके तरफ जाएगा। और ये इस पे फोर्स निकालना है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के वजह से, और ये दोनों फोर्स सेम होते हैं, सेंट्रल फोर्स हो गया। अब सेकेंड बात ये है, ये नेचर इसका कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है ऑलवेज, अट्रैक्टिव। पहला पॉइंट लिख लिया सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लिया कि अट्रैक्टिव है। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि, तीसरा पॉइंट ये है कि देखो ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए दो मास को रख दिए, ये देख ले, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये बातें हो गई कि M1 M2 है, यहां पे जो फोर्स लगेगा और इसी को पानी में रख देते हैं, ठीक है। ये देख ले, ऐसे रख दिए, ये वाटर में रख दिए, एयर में रख दिए, दोनों के बीच का फोर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देख ले, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मीडियम पे डिपेंड करता था, याद रखना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये देख, ये जो है ना मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इसी के वजह से दोनों पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये पर सेम है, ये 10 इधर तो ये 10 इधर, तो 10 और 10 कैंसल। तो यहाँ पे क्या होगा? F नेट की वैल्यू क्या होगी? 0। नेट फोर्स क्या होता है? 0, याद रखना। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे बोल सकते हो इस चीज को, F12 इक्वल टू F21 वेक्टर के फॉर्म में, माइनस साइन के साथ, ठीक है। माइनस कर लिया, सेम आ गया। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट मास, याद रखना, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर पॉइंट मास। अब भाई पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास, मान ले धरती माता है, चंद्रमा है, ठीक है, मून है, ये बहुत दूर दूर पे है, देखोगे तो क्या लगेगा? दोनों दूर दूर पे पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा, तो वहां भी एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे धरती माता और मून दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो काफी दूर है और मास उनका तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप देखोगे तो हमें क्या लगता है? अरे ये तो छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इट बिहेव एज ए पॉइंट मास। समझ में आ रहा है क्या? इसके वजह वो पॉइंट मास होता है।
वैलिड फॉर, ये फॉर्मूला जो होता है किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ये आप पढ़ चुके हो, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात और लिख दूं यहां पे 7 नंबर पॉइंट में कि जो भी फोर्स कंजर्वेटिव हो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। ये आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा है, ठीक है। तो सो कंजर्वेटिव होता है, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका यूज भी करते हैं, यूज करें ऐसे यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो बातें हमने पढ़ लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सबसे क्या क्या बातें हमने किया दो फोर्स के बीच में? ये फोर्स सबसे पहला सेंटर टू सेंटर लगता है, खत्म। सेकेंड बात, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कभी रिपेल नहीं करेंगे। चार्ज में ऐसा था कि चार्ज में अट्रैक्ट में रिपेल, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मतलब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दो मास को पानी में रख दो या कहीं लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। ये बातें कर लिए। और वैलिड फॉर पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और 6 पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, याद रखना, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इक्वल टू, देख लीजिए यू आई प्लस क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये अप्लीकेबल होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और आप वर्क एनर्जी थ्योरम में, सॉरी वर्क एनर्जी पावर में आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है। एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आता है, तो ये बातें पढ़ ली है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन, सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल कि ऐसे लेते हैं, M1 है, M2 है, और ये R डिस्टेंस दे दिया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R है। तो पहला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। मतलब ये दोनों अट्रैक्ट हो गए तो भाई एक्सेलरेशन बताइए, इस समय पे क्या होगा? इनिशियल एक्सेलरेशन यहीं पे जस्ट दिया गया, वहीं पे एक्सेलरेशन बताइए। सेकेंड क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ, लिख लिए, ACM बताइए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। थर्ड बोल दिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। फोर्थ पूछ लिए कि नेट फोर्स क्या होगा, इसमें नेट फोर्स क्या होगा। अदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। एक यहां पे लिख रहा हूं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला चीज एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहला एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहां पे लिख रहा हूं, पहला M1 है, M2 है, F12, F21। अब आपको पता है कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू क्या होता है? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R दिया हुआ है, खत्म, फोर्स पता चल गया। और इसका एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब यार दिया हुआ है A12 इधर जाएगा, A21, A12 इक्वल टू क्या होगा?
एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स 1/2 अपॉन मास m1 यहां पे रख देंगे तो m1 कैंसिल होगा, m1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा g m2 बाई आर स्क्वायर, a12 हो गया। a21 क्या हो जाएगा F21 अपॉन देख ले फोर्स अपॉन m2, इसका एक्सेलरेशन बताना है तो यहाँ पे क्या होगा g m1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जिसका एक्सेलरेशन निकालना है अदर का मास आ जाएगा, वो खींचता है। ये देख ये एक्सेलरेशन खींच रहा था, ये मास खींच रहा है, तो ये मास खींच रहा है, देख इसका एक्सेलरेशन a12 में क्या आ जाएगा g m2 अपॉन आर स्क्वायर, g m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? A21 में क्या आ जाएगा, A21 में क्या आ जाएगा, ये मास से खींच रहा है, ये आ जाता है। तो ये पहला का जवाब मिल गया हमारे पास, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन एक बात और बोलूं कि अगर एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लो तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, एक्चुअल में बात करोगे ये पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव और ये कैसा आएगा नेगेटिव। अगर हमने मान लिया एक डायरेक्शन को तो एक का एक्सेलरेशन राइट साइड आई कैप होगा, एक का माइनस आई कैप होगा, कहने का मतलब ठीक है, ये प्लस में आएगा और ये माइनस, अगर इधर को पॉजिटिव माना तो ठीक। अब देख मैग्नीट्यूड यही आएगा, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आएगी यही आएगी। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, चल सेकेंड क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एसीएम, पढ़े हो क्या बचपन में, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, कहां पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप हमारे लेक्चर को देखिए सेंटर ऑफ मास का, वहां पे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एसीएम की वैल्यू रख दे m1 a1 की जगह, ये a1 है कहने का मतलब a1 का मतलब ये x का m1 का, तब यहाँ पे क्या होगा g m2 अपॉन r2 स्क्वायर। अब ये देखिए एक साइड को प्लस है तो दूसरा एक इधर है तो एक इधर होगा, तो एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस m2 और a2 की जगह यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन के साथ g m1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस साइन आ जाएगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एसीएम 0 हो गया, खत्म। अगर एसीएम 0 हो गया इसका मतलब देख डीवीसी m अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया कांस्टेंट। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेकंड के जवाब में मिल गया, थर्ड की जवाब में मिल गया, थर्ड जवाब मिल गया। ये इस चीज को ये तो हो ही गया एक तरीका, इसको दूसरे भी तरीका से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी क्या अप्रोच ले सकते हो कि भाई आपको पता है कि नेट फोर्स क्या होगा 0, ये जितना से खींच रहा था ये इधर, अरे नेट फोर्स और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एसीएम, यहाँ पे एफ नेट याद रखना इक्वल टू मास एसीएम होता है। अब एसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी मिल गया, एसीएम 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब ये है, समझना बात को, कि इसका एक्सेलरेशन होगा इसका एक्सेलरेशन होगा, दोनों हो जाएंगे ऐसा कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट से देख ले, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, पार्टिकुलर इसका एक्सेलरेशन होगा इसका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा, ध्यान रखना बात। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा कांस्टेंट, हो सकता है ये तेज जाए ये स्लो जाए, ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो देखिए ये इधर पूरा जाएगा तो ये भी जाएगा, हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाए, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है मान ले, या फिर एक कम करते हैं ऐसे ऐसे, ये अट्रैक्शन होगा तो सेंटर ऑफ मास जो बड़ा मास है मतलब ऐसे क्लोज जा रहा, तो ये भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होगा, इधर या उधर अकॉर्डिंग टू मास। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी, याद रखना। ठीक है, एफ नेट भी हो गया 0। एक क्वेश्चन और पूछे थे 4th नंबर, उसमें नेट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। चलो ये बातें हम पढ़ लिए। अगला बात ये है कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
1 kg, ये 2 kg, और इसको एक बात, ये एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और यहां पे दे दिया 50 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दे दिया। तो क्वेश्चन कर रहा फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, पहला। सेकंड, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी निकालना है कि इनके बीच का क्या लगेगा। सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, F इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे रख दे G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस। इसी तरह हलवा छोटा सवाल है, दे रहे, थोड़ा सा कर लो, बाकी आगे अच्छा कराने वाला हूं। 1 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्स आती है 5 आएगा आंसर 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, ये न्यूटन आएगा। ठीक है, कैसे भाई, 25 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 13 हो गया। तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 25 5 125 से ऐसे करके आप शॉर्ट में 5.3 और पावर माइनस 10 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। पहला का जवाब, सेकंड का जवाब मिल गया। पहला कैसे निकालेंगे भाई, ये A1 हो गया एक्सेलरेशन, ये मान लेते A2। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देख, फोर्स अपॉन 1, और फोर्स कितना है, रख दे वैल्यू, तो 5.3 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटा सा सवाल कराया था। सेकेंड, A2 कैसे निकालेंगे, F इसका A2 है तो दो है, दिस अपॉन 2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.65 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। यहां से वैल्यू आ जाएगी 2.65 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। ये छोटा सा सवाल दे दिए थे। अच्छा, एक बात बताऊं, समझना बात को, कि हमने पूछा कि भाई ये देख अर्थ है, अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, मास ऑफ अर्थ, ये छोटा मास ले लिए, m ले लिए। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन क्या, देख ये भी खींचेगा इधर और ये भी इधर खींचेगा, दोनों खींचता है, ऐसा नहीं, अर्थ है, ये अर्थ है, समझना बात है, अर्थ है, ये भी खींचेगा वो भी खींचेगा। और ये डिस्टेंस अगर मान लो हमने r मान लिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F1, F, ये भी F4 से खींचेगा, ये भी F4 से, और F की वैल्यू क्या होगी, G m अपॉन आर स्क्वायर, m मास ऑफ अर्थ हो गया। अब कोई देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये देख एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आएगा A1, देख ले इसका एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसका मास आ जाता है, आपको पता है कि फोर्स अपॉन m, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया फोर्स, तो ये आएगा Gme अपॉन आर स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो सवाल ये है कि इस दोनों एक्सेलरेशन में कौन सा ज्यादा है, देख ले, क्योंकि इसमें क्या फर्क है, इसी को एक्चुअल में क्या, देख मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 होता है। सोच ले कितना बड़ा आता है, दोनों में सेम क्या है, m बहुत लार्ज है, me इज वेरी वेरी लार्ज, me वेरी लार्ज। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a बहुत ज्यादा होगा, वेरी हाई। यहां पे देख m इज लेस, m बहुत छोटा होता है, इसके तुलना में ये m छोटा मास है। हम लोग क्या है, धरती के तुलना में बहुत छोटा है, 2 केजी 3 केजी 10 केजी 50 केजी 100 केजी 1000 केजी, कोई मैटर नहीं करता, m इज लेस, a इज लेस। यही वजह है कि हम देख ले, ये इसका एक्सेलरेशन क्या है, वेरी हाई, ये खिंच जाता है, लेकिन ये धरती माता हमारे तरफ नहीं आती है, लेकिन होता है, याद रखना, धरती माता भी हमारे तरफ खींचेंगी। ठीक है, अलग बात है कि धरती माता आ नहीं पाती है,
इतना कम होता है कि मैटर ही नहीं करता, इतना छोटा से आती है, इतना स्लो आती है। समझ में आ रहा है? उसके पास हम मेजर कर ले रहे हैं कि वैल्यू इतना से आएगी। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? इसीलिए हम धरती माता की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हम धरती माता को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये पेन छोड़ा तो भाई धरती माता इसकी तरफ क्यों नहीं आई, सवाल ये था। ठीक है, तो जब भी होगा कोई चीजें, छोटा मास बड़ा मास की ओर अट्रैक्ट होता है, याद रखना। छोटा मास बड़ा मास की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ज्यादा मूव करता है। कहने का मतलब ये बातें होगी। ठीक है, अभी एक और बात कर लो। मान लो ऐसे अर्थ है, अर्थ है, ये पहाड़ है, ये भी पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे और कोई है, ऐसे है। मान लो हम करते हैं तो एक्चुअली क्या है कि देख, ये क्या होता है, ये खींच के रखता है, ये खींच के रखता है, ये भी खींचता है, ये दोनों बंद के रहते हैं। धरती इतना फोर्स स्ट्रॉन्ग लगाती है ना, इतना मास ज्यादा होता है धरती का, अर्थ का, ये बांध के रखता है, ये भी बांध के रखता है, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ठीक है, इसके वजह से। लेकिन इसके बीच भी फोर्स लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, ये बहुत कम होता है। ये कैसा होता है? वेरी लेस, वेरी लेस। और ये वाला फोर्स जो होता है वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है ये फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कोई आपसे पूछ दे कि भाई एम ई को जीरो कर दे, एम ई को जीरो कर दे, अर्थ को जीरो कर दे, ये फोर्स कट हो जाएगा, खत्म, ये भी खत्म। तो ये दूसरे आपस में लड़ जाएंगे, सारे मास एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ठीक है, धरती माता से अगर मास हटा दिया जाए तो देख ले, सारे मास ये जाकर के, ये माउंटेन है, ये जाकर के किसी बड़ा माउंटेन से टकराएगा, हम किसी और मास की तरफ टकराएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसका अगर जीरो कर दिए तो ये खत्म हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, मास जीरो कर दे। ठीक है, ये फोर्स खत्म होगा तो सब एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा? इसी तरह डिस्कशन कर दिए। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे सवाल एक करते हैं और अच्छा सवाल। मास m is split into two part mx and 1 minus xm। देख ले, ऐड करेगा तो m ही आ जाएगा। ठीक है, m मास को तोड़ दिया दो पार्ट में, such that force is gravitational force, gravitational force is maximum, फाइंड x। x की वैल्यू बताइए, ऑप्शन दे देता हूं, a b c d, 1 1/2 3/2 2। क्वेश्चन है, मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, g रख दिया m1 की जगह mx, दूसरा मास क्या है 1 माइनस x इंटू m, ये होगा अपॉन r स्क्वायर होगा, ये आ गया। अब देख ले कि यहां पे बात क्या आएगी, ध्यान समझना, g m स्क्वायर 1 माइनस x और x, यहां पे क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, कभी भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो आप पढ़े होगे, एफ मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, df अपॉन dx इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो df बाई dx क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका x हो जाएगा 1, ये 2x इक्वल टू 0, और यहां से पूरा टर्म 0, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, खत्म। और एक दूसरा तरीका बता देता हूं, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो डेरिवेटिव ले लिया, अगला डेरिवेटिव चेक करना तो कर ले। ठीक है, इसका दूसरा तरीका बताते हैं, यह था मेथड 1, मेथड 2 बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच एक दे रहा हूं मैं, ध्यान देना कि मेथड 2 है,
कि पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर बोलूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक क्वेश्चन है। तो याद रखना ये 5 और 5 होगा तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? एक्स वाई मैक्स क्या होगा पता है क्या? ये 5 और 5 हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, 25 हो जाएगा। याद रखना। कैसे आता है? कोई पूछ ले कि भाई कैसे आया, भाई तुमने कैसे बता दिया? तो याद रखना कि बताने का एम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। और एम क्या होता है? एक्स प्लस वाई बाई टू, दिस इज, और एक्स वाई की पावर 1/2, वैल्यू रख दे 10/2 5, और एक्स वाई का रूट अंडर 25 एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई देख 25। तो यहां से क्या चला? एक्स वाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 25, 25 से छोटा ही होगा। मतलब when sum is given, the maximum value of product is when both number are equal। जब दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे, उसी समय ये 5 और 5 होगा। आपसे कोई पूछ ले ऐसा कि x प्लस वाई इक्वल टू, ऐसे एक पूछ लेता हूं पूछ लेता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर। लोगों की फाइंड मैक्सिमम एरिया। अब बता, फाइंड मैक्सिमम एरिया। अब कैसे निकालेगा? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये एल, ये बी, इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना दे दिया? 100 दे दिया। तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 50। अब एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये 25-25 होगा। याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। 25-25 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25, 625 मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा। मतलब व्हेन सम इज गिवन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज व्हेन बोथ नंबर आर इक्वल। याद रखना, कब खत्म, हर जगह काम आएगा। इन जनरल चीजें बता दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का फोर्स क्या था? जी m1 के जगह mx, और दूसरा क्या है? 1 माइनस एक्स इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें कह रहा है कि m ही टूट रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है। देखिए, मास m इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड इट 1 माइनस एक्स फॉर गिवन डिस्टेंस लिख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर गिवन डिस्टेंस, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम फाइंड एक्स, ठीक है। अब यहां पे देख, ये मास और ये मास, ये दोनों सेम होगा, खत्म। ये दोनों सेम होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। दोनों मास को सेम कर ले। सबसे आसान तरीका, डेरिवेटिव नहीं करना तो, ठीक है। कुछ नहीं किया, कंसेप्ट सिंपल सा। एक क्या करते हैं, और क्वेश्चन। मास m इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स फॉर ए गिवन डिस्टेंस, फाइंड रेशियो ऑफ देयर masses for maximum gravitational force। देख, ऑप्शन दे देता हूं, A, B, C, D, 1:2, 2:1, 1:1, 3:2। क्या करेंगे भाई? देख, F इक्वल टू क्या है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से दिया हुआ है m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है? m। m मास को दो पार्ट में टुकड़ा कर लिया, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ये दोनों जब क्या हो? सेम हो, m1 इक्वल टू क्या हो जाए? m2। m1 बाई m2 का रेशियो क्या होगा? 1:1, खत्म। ले, क्या टेंशन है? कोई परेशानी नहीं है। क्या मतलब है डेरिवेटिव करने का? समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं कि मास m इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स भी किया, एक को मान लिया m1, मान लिया लेफ्ट, m1 एंड m2,
ठीक है, m1 मान लिया, m2 मान लिया, दोनों का सम m है। तो जब सम दिया रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कब होता है? जब ये दोनों आधा आधा हो जाए, ठीक है, आधा आधा हो जाए, सेम हो जाए, m1 = m2 हो जाए, ठीक है। तो वैसे कंसेप्ट लगा लिए, खत्म हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। अब अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि ऐसे लेते हैं, एक स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर मेड ऑफ, आइडेंटिकल स्फीयर मेड ऑफ सेम मटेरियल, then gravitational force is proportional to पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसका रेडियस r दे देते हैं और इसका भी रेडियस r दे दिया, ठीक है। r स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1/r⁴ ले, 4 ऑप्शन दे दिए। तो तुमको क्या लगेगा? मास्टर तो बताया है, F = लगा दे G m1 m2/r²। यहां से हमें पता है, गलत, रॉन्ग अप्रोच, ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कि गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें गलती क्या कर रहे हैं ये बात देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, G m, ये मास आइडेंटिकल है तो m और m अपॉन r और r, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, खत्म। तो यहाँ पे क्या होगा, Gm²/4r², ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू समझना, मास इक्वल टू क्या होता है, Gm/4r², मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³, ये मास की जगह डाल देते हैं, देख G4r² और इसका स्क्वायर करना है तो रो 4/3πr³ पूरा का स्क्वायर। तो यहां से फोर्स इज डायरेक्टली, अब देख क्या होगा, 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, r⁴ आएगा नीचे और r² आएगा, तो यहां से F इज r⁴ क्या आ गया, 4 आ गया। इसलिए ऐसा किया कि इसने बोला है सेम मटेरियल का बना है, सेम मटेरियल का नहीं होता तो ठीक था, सेम मटेरियल दे दिया है, तो इसकी वजह मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, और डेंसिटी कांस्टेंट है, G कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, इतना कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है। अब क्या वैल्यू, देखिए सॉरी R बोल रहे हैं कि मतलब r² और r⁴, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴, सही है क्या, कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे लेते हैं, ये देख, कैपिटल मास और लेंथ L ले लिया, और यहां पे एक स्मॉल मास ले लिए, और यहां से यहां डिस्टेंस D दिया हुआ है, और यहां से यहां डिस्टेंस L दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, देख लो, ऑप्शन दे देता हूं, यहीं पे दे देता हूं, A B C D, 4 ऑप्शन दे देता हूं। G कैपिटल M स्मॉल m, सबसे पहला दिमाग आएगा D + L/2 का,
होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दे देता हूं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर दे दिया। सी ऑप्शन दे दिया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी इंटू डी प्लस एल दे दिया। डी ऑप्शन दे दिया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू डी प्लस एल। ये सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा आंसर देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म रॉड, ये जो रॉड है कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या होगा, चीजें बातें समझना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आसानी से ऐसे नहीं कर सकते, इसका सेंटर ऑफ मास ले लिए, सेंटर ऑफ मास से नहीं सॉल्व होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर स्क्वायर का टर्म आता है, इसकी वजह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहां से x डिस्टेंस पे हमने dx थिकनेस ले लिया, आपको आता होगा, ये हमने dx एलिमेंट ले लिया। अब इसका मास क्या होगा, dm, स्मॉल मास का इसका मास क्या होगा, dm, मास पर यूनिट लेंथ, पूरा का लेंथ l है, मास m है, इंटू dx। कैसे निकालोगे भाई, कहेंगे देखो इतना का मास निकालना है तो पूरा मास देख ले, पूरा लेंथ l है तो मास m है, तो 1 है तो क्या होगा m बाई एल, इसलिए dx लेंथ है तो m बाई एल इंटू dx। देख ले 10 पेन का दाम 20 रुपए, तो एक पेन का दाम वही लगा दिए, एल लेंथ है, पूरा लेंथ एल है, ठीक है। तो मास m 1 है तो 1 बाई एल, इसलिए dx लेंथ के लिए मास इतना हो गया, इसका मास ये हो गया। अब बता फोर्स क्या लगेगा, अब इसके बीच फोर्स, ये m है, अब इसके बीच फोर्स लगेगा, देख स्मॉल फोर्स लगेगा, dF इक्वल टू क्या लगेगा, gm इंटू इसका dm अपॉन एक्स स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच, स्मॉल और इसके बीच। अब यहां पे क्या होगा, gm, dm की जगह क्या लिखेगा, एक स्मॉल है कैपिटल है m, ठीक है, स्मॉल है m। अब यहां पे क्या होगा, dm की जगह रख दिए m बाई एल इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या आएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l, और यहां पे आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बातें आएगी, हाँ, इंटू dx। अब क्या करेंगे, df इक्वल टू क्या आ गया, देख इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, इंटीग्रेशन करेंगे, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ा भी होगा इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, देखो x के पावर -2 इंटू dx लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या होगा, x के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, मतलब x के पावर -1 अपॉन -1, तो -1 बाई एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, पढ़े होगे, x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l इंटू -1 बाई एक्स। और कहां से लिमिट, कहां से कहां रखे, सवाल ये है, लिमिट रखेंगे समझना कि लिमिट कहां से कहां तक आएगा, x कहां से कहां तक जा रहा है, या देख x जा रहा है d से, यहाँ पे d है, x यहां से आएगा, x d से d प्लस l तक जा रहा है, यहाँ पे क्या है d, x की वैल्यू d हो जाएगी, और यहाँ पे d प्लस l हो जाएगी, तो ये जा रहा है d से d प्लस l तक इंटीग्रेट कर लिए, और d से d प्लस l तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन f हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू आ जाएगी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, माइनस है तो अपर लिमिट रखोगे तो 1 बाई डी आ जाएगा, पहले लोअर कर लेते हैं, -1 बाई डी प्लस एल। अब यहां से d प्लस एल, यहाँ पे l और l कैंसिल होगा, देख लो d प्लस एल, d प्लस एल, d प्लस एल माइनस d, d और d कैंसिल होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा एल, एल और एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी इंटू डी प्लस एल।